कन्स्ट्रक्शन टाइम्स बाम अवॉर्ड 2022 आज याचं आयोजन या ठिकाणी आपण केले। या कार्यक्रमाला उपस्थित आयोजक तुम्ही होते काय? राममूर्ती, एडिटर इन चीफ कन्स्ट्रक्शन टाइम्स आणि MMRDA आपल्या इन्फ्रास्ट्रक्चरमध्ये पुढे आहे, त्यामुळे ते MMRDAचे श्रीनिवासन, खासदार राहुल शेवाळे, खासदार डॉक्टर श्रीकांत शिंदे, सिडकोचे MD संजय मुखर्जी, आपल्या जिल्हाधिकारी मॅडम, सगळेच उपस्थित मान्यवर, मी सगळ्यांनाच खूप खूप मनापासून आपलं अभिनंदन करतो। सगळ्यांना आपले आमदार कालिदासजी कोळंबकर पण आहेत, सगळेच उपस्थित मान्यवर, सगळ्यात आधी मी राहुल शेवाळे यांचं अभिनंदन करतो, कारण तुम्ही आणि तुमच्याबरोबर श्रीकांत पण आहे, आपले लोकसभेतील आपले शिवसेनेचे बाळासाहेबांच्या शिवसेनेचे गटनेते आहेत ते। मुंबईसारख्या महानगराच्या विकासावर सर्व बाजूने म्हणजे सगळ्या अँगलने विचार करणारा कदाचित मला वाटतं हा पहिलाच, श्रीनिवासनजी बरोबर आहे ना, पहिला हा परिसंवाद असेल। ही कॉन्फरन्स जी आहे, इतर जे काही कॉन्फरन्स वगैरे सगळ्या आपण पाहिल्या, रिअल इस्टेटच्या झाल्या, इतर झालेल्या आहेत, परंतु हा पहिला संवाद आहे की मुंबई महानगर जे आहे त्याच्या विकासावर, डेव्हलपमेंटवर हा एक चांगला कार्यक्रम या ठिकाणी परिसंवादाचा आयोजित केलेला है। आज उन सभी जो बिल्डर है, अभी जितू भाई इधर आए थे, सभी लोग, परसों अपना रियल इस्टेट का भी एक्सपो हो गया वहाँ पर, जो आर्किटेक्ट है सभी लोग इसमें जो जिन्होंने मुंबई को एक आकार दिया है, इस अवसर पे सभी लोगों को मैं उनका अभिनंदन भी करता हूँ, उनको बधाई भी देता हूँ। जो एक्सपर्ट्स है, जो डेवलपर है, ये सभी लोग जो है ये मुंबई में पले बढ़े हैं हम लोग, और जैसे मुंबई हम थाना, अभी तो थाना मुंबई क्या एक ही हो गया है, लेकिन मुंबई एक बहुत जो सबके लिए एक बड़ा शहर है और बहुत ही महत्वपूर्ण भी शहर है, और इसमें पिछले कई पीढ़ियां जो है, वर्षों से लोग यहाँ मुंबई में रहते हैं, ये सभी लोग मुंबई में पले बड़े हैं। मुंबई ने हम सभी लोगों का पालन पोषण किया है, और आज समय आ गया है कि मुंबई के लिए वास्तव में कुछ करना चाहिए। मुंबई इज द सिटी ऑफ ड्रीम, इट इज द सिटी दैट नेवर स्लीप्स, कभी सोती नहीं। मुंबई 24 घंटा शुरू है। As we all know, Mumbai is the capital of Maharashtra, economic capital of India, and it is an international trade city. It is definitely one of the biggest cities in the world, but our aim is make it the best city in the world. अपने को best city अपने को मुंबई में बनाना है। And the time is now, अभी समय आ गया है। चर्चा होती है सब कुछ, लेकिन करना और कथनी और करनी में फर्क होता है। अभी आप लोगों ने इसका आयोजन किया है, इससे निश्चित रूप से कुछ ना कुछ हम लोग कर पाएंगे, और सरकार भी बदल गई है सरकार, ये सभी लोगों की सरकार है, और इसलिए मुंबई भी बदलेगी, जरूर बदलेगी। और इसलिए मैंने कहा है आज मुंबई के लिए वास्तव में समय अच्छा आया है। मुंबई को लेकर उनको मुंबई के विकास में जैसे आप सभी लोगों का योगदान है, पॉलिटिकल पार्टियां हैं, सभी नेता हैं, वैसे ये मीडिया का भी बहुत बड़ा योगदान है। ये लोग भी सब लोग बताते हैं यहाँ कुछ खामियां है, यहाँ कुछ करना चाहिए, और इनका भी मैं निश्चित रूप से उनकी भी प्रमुख भूमिका मीडिया भी निभाती है। कंस्ट्रक्शन टाइम जैसी पत्रिका जो है पिछले कुछ वर्षों से लगातार निर्माण क्षेत्र और शहरी विकास के बारे में लिख रही है, और एक अच्छी बात है।
न्यूज छापना वगैरह ठीक है, लेकिन एक कंस्ट्रक्टिव, पॉजिटिव और प्रैक्टिकल शहर के बारे में या ऐसे कॉन्फ्रेंस का आयोजन करना, ये भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इससे कुछ हम लोग करना चाहते हैं, देना चाहते हैं। सभी लोग इकट्ठा होते हैं, बड़ी बड़ी नई नई टेक्नोलॉजी की चर्चा होती है और उस शहर को फायदा जरूर होगा। और इसलिए ये जो आपने इनिशिएटिव लिया है, पहल आपने की है, इसलिए कंस्ट्रक्शन टाइम्स को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, उन्हें आपको भी शुभकामनाएं देता हूँ। आज जो आपने आज जी काय परिषद आपण ठेवली है, जो आपने कॉन्फ्रेंस रखा है, उसमें मैं देख रहा था कि रस्तों के लिए रस्त्यांसाठी नवीन तंत्रज्ञान आहे, नवीन टेक्नॉलॉजी आहे, सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट असेल, झोपडपट्टी मुक्त मुंबई, स्लम फ्री सिटी, धारावी पुनर्विकास, शहरी दळणवळण, ट्रांसपोर्टेशन, जैसे बारिश आती है तो वाटर लॉगिंग होती है, तकलीफ होती है लोगों को, तो मुंबई कारपोरेशन उसके लिए काम कर रही है, MMRDA कर रही है, सरकार भी कर रही है। रियल एस्टेट क्षेत्र जो है उनके भी कई मुद्दे हैं। अभी पिछले बार तो हम लोगों ने सपोर्ट किया उनको, अभी उनको जब भी ऑक्सीजन की जरूरत थी तब हम लोग ने ऑक्सीजन दिया उनको, नहीं तो उसका फायदा भी हो गया। सिर्फ रियल एस्टेट को नहीं हुआ, बाकी सभी लोगों को भी हो गया, और नहीं तो वो ऑक्सीजन से वेंटिलेटर पे चले जाते हैं, इसलिए उनको ऑक्सीजन दे दिया तब थोड़े, बराबर है ना। तो मैं भी कुछ वर्षों तक भी पिछले समय में मैं यूडी मिनिस्टर रहा हूँ। किसी भी राजनीति और पार्टी संगठन के बारे में मैं इस व्यासपीठ से, इस मंच से नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन मुझे हमेशा लगता है मुंबई के लिए एक इंटीग्रेटेड अप्रोच होना चाहिए। सभी लोगों का एक कलेक्टिव, सामूहिक अप्रोच होने की आवश्यकता है, और यही सरकार की भी दृष्टिकोण वही है, सरकार का भी सोचना वही है। हमने हमेशा मुंबई के टुकड़े टुकड़े को मुद्दों में देखा है, मतलब कोई MMRDA है, MSRDC है, मुंबई कारपोरेशन है, म्हाडा है, या कोई डेवलपमेंट है, लेकिन हम लोगों ने कभी साथ में एक साथ जैसे इंटीग्रेटेड ये मुंबई का डेवलपमेंट जो है एक करने की आवश्यकता है, एक इकोसिस्टम तैयार करने की आवश्यकता है। और हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या जो है अब भी है, ये हमारी जो मुंबई वित्तीय राजधानी, इस शहर में देश भर के लोग जो है रोजाना आते हैं। मुंबई की जो हमारी एक लिमिटेशन है, उसमें सुविधा जो देना है, इसके ऊपर भी उसका असर होता है, क्योंकि सब लोग मुंबई में आते हैं, मुंबई सबको संभालती है और मुंबई किसी को भूखा नहीं रखती है। मैंने जैसा कहा कि 24 आवर्स मुंबई चलती है, और इसलिए राजनीतिक और प्रशासनिक जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो विल पावर है, ये जो इच्छा शक्ति जो है, वो होने के बावजूद भी उसका असर दिखाई नहीं पड़ता, कम दिखाई पड़ता। इसलिए हमें काम करना है, और ट्रैफिक का कंजेशन हो और बाकी सब हो, इसके ऊपर हम लोग वी आर वर्किंग ऑन मेनी बिग प्रोजेक्ट नाउ। अभी यहाँ पर हमारे MMRDA के श्रीनिवासन बैठे, वो मेट्रो का काम कर रहे हैं, हमारे बांद्रा वर्ली सी लिंक MSRDC कर रही है, सांता क्रूज चेंबूर लिंक रोड मेरे ख्याल से MMRDA कर रही है, ईस्टर्न फ्रीवे हो गया है, नहीं कर रहे हम लोग, अभी MMRDA करने वाली है। एक मुंबई से थाना, जैसे अपना फ्रीवे किधर शिवाजी नगर में वहां रुक गया है, उसे पूरी तरह थाने से लेके घोड़बंदर तक लेके जाएंगे, एलिवेटेड लेके जाएंगे। मैं पहले श्रीनिवासन को बताया कि इसको अपने करना है, तो सर्विस रोड जो है उसको एलिवेटेड, पूरा फाउंटेन जो आगे घोड़बंदर जो अहमदाबाद रोड को जाता है, जो गडकरी साहब एक नया फ्लाईओवर बना रहे, तो उसको कनेक्ट कर दो, तो सीधा बाईपास हो जाएगा। वहां का जो जिसको आना है वो डायरेक्ट मुंबई आएगा, और यहाँ से जिसको जाना है जाएगा, और बीच में जिसको जाना है तो हाईवे, फ्रीवे है अपना, फ्रीवे नहीं, अपना ईस्टर्न एक्सप्रेस है। तो ये ट्रांस हार्बर लिंक रोड है, कोस्टल हाईवे जो है, या वेस्टर्न का जो ट्रैफिक कम करना है, डीकंजेस्ट करना है, वहाँ वो रोड का भी काम चालू है।
मुंबई में मेट्रो कॉरिडोर का भी काम चालू है, इंफ्रा प्रोजेक्ट, ये सब इंफ्रा प्रोजेक्ट है। इसके ऊपर गवर्नमेंट बहुत ही बारीकी से ध्यान दे रहा है, क्योंकि जैसे देवेंद्र जी मुख्यमंत्री थे 2014 से 19 तक, उन्होंने मेट्रो का काम शुरू किया। 337 किलोमीटर 337 किलोमीटर का मेट्रो का पूरा बराबर श्रीनिवासन बराबर है ना, तो ये कंप्लीट 2026 तक पूरा हो जाएगा। और बीच में कुछ प्रॉब्लम आए थे, हडल आए थे, हम लोगों ने अभी मेट्रो 3 का भी निर्णय ले लिया है। और ये 337 किलोमीटर का रोड जो मेट्रो बनता है, तो निश्चित रूप से मेरे ख्याल से लाखों व्हीकल, हम कुछ ऐसा सर्वे किया था, 19 लाख जो मेट्रो 3 में 19 लाख और 40 लाख प्राइवेट व्हीकल रोड से कम हो जाएंगे, वो लोग मेट्रो में बैठेंगे जाके, तो ट्रैफिक कम हो जाएगी, पोल्यूशन कम हो जाएगा। क्योंकि एयर कंडीशन गाड़ी में बैठना सबके लिए, अभी आप देखते हैं रेलवे का कितना तकलीफ है। एक रेलवे अपना मुंबई का लाइफ लाइन है, लेकिन इतना भीड़ भाड़ रहता है कि सुबह और शाम को प्लेटफॉर्म पे उसको अंदर जाने की जरूरत नहीं, प्लेटफॉर्म पे खड़ा ही रहने का, अपने आप अंदर जाता है वो, और उतरने का तो अंदर से बाहर अपने आप आता है। ऐसी परिस्थिति में हमें ये मेट्रो बहुत ही सभी लोगों को बहुत रिलीफ और राहत देने वाला प्रकल्प है। आने वाले समय में आपको एमएमआर क्षेत्र में काफी बदलाव देखने को मिलेगा, क्योंकि ये सब बड़े प्रोजेक्ट है। ये सीएम वार रूम में हम लोग ने लिए है, ये डीसीएम साहब और मैं और हमारे बाकी अधिकारी जो है, ये पूरा एक एक हफ्ते में उसको रिव्यू ले रहे, मॉनिटर कर रहे, किधर प्रॉब्लम है, क्या है। इसलिए ये इन टाइम ने बिफोर टाइम ये सब प्रोजेक्ट करने का हमारा सरकार का सोचना है, निर्णय लेना है। और मुंबई के जो खड्डे हैं उसके ऊपर भी आपका चर्चा हुआ है। मुंबई में, ये मुंबई कितनी बड़ी है, हर साल देखो मुंबई में ये मीडिया के लोग बहुत खड्डे का फोटो दिखाते हैं, उधर प्रिंट मीडिया और ये लोग सब बोले 2800 खड्डे हैं। फिर बाद में हम लोग कमिश्नर को बोलते हैं भाई ये उसको बुझाओ, फिर 2000 खड्डे रहते, 800 बुझ गए, लेकिन वापस वो लोग फोटो दिखाते हैं, बाहर आ गया उसमें से। क्योंकि बारिश में कितना भी कुछ भी डांबर डालो तो प्रॉब्लम है ये। और इसलिए ये कमिश्नर चहल जी को मैंने बुलाया था, बोले भैया ये अभी एक काम, ये कभी तो बंद करो ये खड्डे बिड्डे का काम, पैसे का प्रॉब्लम है क्या? बोले नहीं है। बोले फिर क्या हुआ है? तो बोले हम लोग हर साल 50-60 किलोमीटर के रोड लेते हैं, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 100 किलोमीटर। मैंने कहा भैया पैसे है तो ज्यादा लो ना। तो बोले कोई प्रॉब्लम नहीं, आप आदेश दे दो। मैं बोला आदेश क्या है यार, ये पैसे लोगों के हैं तो लोगों के लिए खर्च करना मांगता है ना, हर साल क्यों खड्डे में डालते लोगों को। तो इस साल 450 किलोमीटर के रोड के कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गए, उसका टेंडर हो गया। मैंने कहा कि बड़ी अच्छी कंपनियां ले लो, रेप्यूटेड कंपनी लो। बड़ी बड़ी कंपनियां मुंबई कारपोरेशन के इसमें डिस्क्वालीफाई हो जाती है। मैं बोले ये कैसी बात है? तो बोले इसको बदलाव करो, बदल लो, इसको चेंज करो। अच्छी कंपनियां जो है, ये क्वालिटी काम करने वाले लोग और टाइम के वक्त से पहले काम करने वाली कंपनियां इसमें ले लो। तो वो अभी टेंडर निकले हैं। और मैंने कहा कि बाकी कितने बचे हैं? बोले और 450 किलोमीटर है। तो उसको भी अभी मार्च में 450 किलोमीटर के भी टेंडर निकलेंगे। मतलब 100% मुंबई के रोड कंक्रीट के हो गए। तो ये ऐसा करने का अपने को, आपका विषय था ना जो मुंबई के रोड, तो कम से कम अभी 5,500 करोड़ के रोड के टेंडर हो गए और बाकी उतने ही हो जाएगा आगे। और बाकी तो मेट्रो का काम शुरू है। मेट्रो 3 का भी उसमें से कुछ प्रॉब्लम था, उसको ये किया है। ईस्टर्न फ्रीवे, ईस्टर्न एक्सप्रेस, वेस्टर्न एक्सप्रेस, उसमें भी कुछ करना है। एक एक्सेस कंट्रोल भी रोड करना आपने, बराबर ना, वेस्टर्न। तो डेडिकेटेड एक कॉरिडोर हो जाएगा, जिसको जीरो सिग्नल, जिसको जल्दी जाना है डायरेक्ट उधर, वो बीच में किधर रुकेगा नहीं, वो सीधा चले जाएगा। तो ये बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक जो है वो कम हो जाएगी। कोस्टल रोड होने तक ये रिलीफ देने का भी काम हमारा शुरू है, लेकिन हो जाएगा ना बाबा।
अरे बाबा, एक सरकार काम करने वाली सरकार है। झूठा वादा वगैरह मैं देता नहीं, वो करना है तो करना है। और ये सरकार टारगेट ओरिएंटेड है। जैसे टारगेट हमारा था 3 महीने पहले, वो अचीव हमने कर दिया। बराबर ना किया ना। तो अभी लोगों की अपेक्षा, एक्सपेक्टेशन बढ़ गया है कि ये सरकार बदली है, काम करने वाले लोग हैं। जैसे देवेंद्र जी अभी डीसीएम है और मैं सीएम हूँ, और उनको भी एक्सपीरियंस है 5 साल का, उसका भी फायदा सरकार के काम में हो रहा है। और मैं खास करके यहाँ पर कहूँगा कि जो आवास योजना जो है, उसमें जैसे घर लेना है, हर एक का सपना होता है रियल इस्टेट में घर लेना है। तो अभी यहाँ का जो मुंबई का नागरिक है, वो जाता है किधर, अपने नाला सोपारा, विरार, इधर जाता है बदलापुर, उसके आगे जाता है वांगनी, तो वहाँ नहीं। लेकिन मुंबई में क्यों गया वहाँ पर? क्योंकि मुंबई में आप जो रियल इस्टेट लोग, जो अपनी सेक्टर है, थोड़े पैसे कम करो, अफोर्डेबल हाउसिंग करो, आपको तो हम लोग सहूलियत देने वाले हैं, बराबर। तो वो भी अपने को करना है। और जो रीडेवलपमेंट के जो प्रोजेक्ट अटके पड़े हैं, मैं अभी गणपति और नवरात्रि में मुंबई में गया था, कई वहाँ पर लोग, डेलीगेशन मुझे मिला, महिलाएं मिले, वहाँ के लोग मिले। 10 साल से हमारा काम रुका पड़ा है, 15 साल से काम रुका पड़ा है। तो हम लोगों ने तय किया है कि जितने भी रीडेवलपमेंट स्कीम है, उसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे, उसमें जो प्रॉब्लम है उसको दूर करेंगे। और ये सभी रीडेवलपमेंट कानून में चेंज करना है, बदलाव करना है, वो भी हम करेंगे। जैसे स्टैम्प ड्यूटी कम की थी, प्रीमियम में सहूलियत दी थी, तभी मैंने कहा कि जब जरूरत थी, तभी कई लोग बोलते थे, अरे भैया ये डेवलपर को आप दोगे तो फिर दूसरे लोग आएंगे, सीमेंट इंडस्ट्री आएगी, स्टील इंडस्ट्री आएगी। मैं बोला वो तो इनके ऊपर ही है ना, इनका काम बंद पड़ेगा तो वो भी बंद हो जाएगा, तो इनको देने की आवश्यकता है। तभी उस वक्त भी स्टैम्प ड्यूटी और ये देने के बाद बहुत ही ट्रांजैक्शन हो गया। कभी कई लोगों ने घरे खरीदी, परचेस किया, घर लिया, उसमें डेवलपर को भी थोड़ा सा ऑक्सीजन मिला और लोगों को उसका फायदा। स्टैम्प ड्यूटी भी मेरे ख्याल से डेवलपर लोगों ने भरी थी पूरी 100%। हमारा एक कंडीशन था कि स्टैम्प ड्यूटी लोगों को नहीं भरने लगाओ, लो आप भरो, तो भरा, तो वो लोग नहीं, तो वो भी फायदा हो गया। और इसमें यूनिफाइड डीसीपीआर जो है, कई शहरों में अलग अलग डीसी रूल थे और अलग अलग इंटरप्रिटेशन निकालते थे वहाँ के, और लोगों को तकलीफ हो जाती थी। तो ये रियल इस्टेट जो है, इसको भी कुछ तकलीफ होती थी, लोगों को ही तकलीफ होती थी, और इसमें इसलिए हम लोगों ने यूनिफाइड डीसीपीआर किया, बराबर ना। यूनिफाइड डीसीपीआर क्यों किया? कि रियल इस्टेट जो है ये एक बहुत बड़ा सेक्टर है, और उसमें जैसे कई लोग काम करते हैं। और मैं कहता हूँ हमेशा, रियल इस्टेट सेक्टर इज द सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर आफ्टर एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के बाद ये बहुत बड़ा सेक्टर है, और मोर देन 200 अलाइड इंडस्ट्रीज आर डिपेंडेंट ऑन दिस सेक्टर। और इसलिए हम लोग ने वी गिव मेनी फैसिलिटीज टू बूस्ट द रियल इस्टेट सेक्टर। दिया है हम लोग ने, बराबर है ना, डेवलपर है ना इधर, तो दिया है, जो है दिया है उसको दिया है। और ये जो है, और दैट टाइम वी हैव applied unified DCPR and it has definitely benefited this sector. Even other states are also studying our unified DCPR scheme. मतलब ये अपने लिए बहुत बड़ी बात है। We are really proud of that. अपने लिए अच्छे, जो अपना यूनिफाइड DCPR जो हम लोगों ने लागू किया, अन्य राज्य जो है वो स्टेट भी इसका स्टडी कर रहे हैं, कैसे हो गया, सब रूल एक समान कर दिया, अलग अलग इसको अभी करने का जरूरत नहीं। पहले बिल्डर लोग 1-1 इंच लड़ाते थे, ये बराबर ना, स्टेयर केस, बालकनी, कबर्ड, अभी आप लोगों को सब छोड़ दिया हम लोग। पी लाइन के अंदर बिल्कुल खेलते रहो और कुछ इंच लड़ो मत, बराबर ना। दिया है, देखो बिल्कुल पूरा देने का, तो पूरा हाथ खोल कर देने का, दिल खोल कर दिया है। तभी ये यूडी मिनिस्टर में पहले था, अभी भी यूडी मेरे पास है, एक ऐसा यूडी मिनिस्टर
देखा होगा सब लोगों ने कि मैंने कहा था MCHI, क्रेडाई, नरेडको, इनको बुलाओ, उनको साथ में बुलाओ, उनका सजेशन लो। प्रिंसिपल सेक्रेटरी हमारे 2-3 उस वक्त काम किया, 2-3 लोगों ने, जैसे चहल थे, करीर साहब थे, परदेशी भी थे, और लास्ट में गगरानी साहब के हाथ से ये पूरा हो गया। तो अगर हम नियम करते हैं, कानून करते हैं, रूल बनाते हैं, तो उसका फायदा जो है लोगों को मिलना चाहिए, वो सिर्फ पेपर पे नहीं रहना चाहिए। मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल होगा कि ऐसा कभी डिसीजन नहीं हुआ था, और फिर उसके अंदर जो भी त्रुटियां थी, जो प्रॉब्लम थे, सब निकाल दिए, और उसका फायदा आम लोगों का हो गया। यह मुंबई के जो हमारे कोली बांधव जो है वो मूल भूमिपुत्र है, मुंबई कर है, और जो कोलीवाड़े परसों हमारी मीटिंग हो गई, उसमें सीमांकन है, गावठान है, कोलीवाड़ा रीडेवलपमेंट है, उनका जो कल्चर है, जैसे उनको गांव के जैसे वो लोग हैं, तो उनको कहा भाई देखो कोई जोर जबरदस्ती हम लोग नहीं करने वाले, आपका सजेशन दो, आपके जो मेंबर्स उसमें दे दो, और आप सजेस्ट करो भाई ऐसा ऐसा करना है। क्योंकि वो मुंबई के कोलीवाड़ा जो है, बहुत कितनी कोलीवाड़े हैं आपल्याकडे, 143 कोलीवाड़े हैं, तो उनको भी डेवलप कर रहे हैं। उनको टूरिज्म एंगल से भी उनको भी रोजी रोटी मिलना चाहिए, उनको पैसे मिलने चाहिए, इसके ऊपर भी हमारे पालक मंत्री काम कर रहे हैं, और निश्चित रूप से उसमें प्रोत्साहन उनको मिलेगा, इंसेंटिव मिलेगा, और ऐसा एक मॉडल तैयार हो जाएगा कि वो उनका रहन सहन भी बढ़ जाएगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उनका अपग्रेड होगा, वहाँ उनको रोजी रोटी के लिए साधन हो जाएगा। ये सब हमारा गवर्नमेंट तैयार कर रहा है, और सभी लोगों का, आपका स्लम का भी है, तो गवर्नमेंट का भी एम है कि स्लम फ्री मुंबई करना, इसके ऊपर भी हम लोग काम कर रहे हैं। जैसे वो ने अपना एक क्या उनका नाम, अपने आर्किटेक्ट थे हाफिज कॉन्ट्रैक्टर को हमारी चर्चा हुई थी, ये स्लम फ्री कैसे करेंगे, मतलब हाफिज का नाम लिया तो टेंशन मत लो, सब लोग आओ आप साथ में। तो उनसे चर्चा हुई थी, जो भी एक्सपर्ट है इसमें बिल्कुल आप आ जाइए, आपके एक्सपर्टीज का इसमें बिल्कुल उपयोग किया जाएगा। और उनको कहा तो बोले स्लम अगर है तो जैसे हमारे डेपो है, BST डेपो है, ST डेपो है, सब वो जो डेपोज है उनको तो उनकी रिक्वायरमेंट तो ग्राउंड लेवल पे रहती है, या उनको और कुछ देना है तो फर्स्ट फ्लोर हो, सेकंड फ्लोर हो, उनकी जो रिक्वायरमेंट है एकदम हाईटेक बस डेपो होना चाहिए। लेकिन बाद में जो हम लोग रूल्स में, जैसे स्लम होगा बाजू में, तो वहाँ रेसिडेंशियल करेंगे, तो स्लम खाली हो जाएगा, दूसरे लोगों को वो खाली जगह पे रखेंगे। ऐसे करके रोटेशन में इसमें एक बड़ा काम स्लम फ्री सिटी का हो सकता है। धारावी का आपने चर्चा किया है, धारावी उसके बारे में, ये धारावी तो बहुत बड़े स्लम है, और इसमें मेरे ख्याल से कितने लाखों लोग रहते, 10 लाख लोग रहते, 8 लाख। आपको मालूम है ना, आपने अभी उसका टेंडर निकाला है, बराबर ना? हाँ, 70,000 80,000 जितने भी है, और 7-8 लाख लोग वहां पर रहते हैं। और 95 के बाद धारावी का जो पुनर्विकास योजना जो है, तो वहां पर 2004 तक 86 योजनाओं को सैंक्शन दी थी। लेकिन क्या हुआ है, ये रुका पड़ा है। वहाँ लैंड, रेलवे की लैंड है, 45 एकर्स है, उसको लेना है, कोई प्रॉब्लम था, अभी सोल्यूशन निकल जाएगा, और अभी वापस टेंडर निकाला है, बराबर ना? तो ये एक ग्लोबल टेंडर है, इंटरनेशनल लेवल के लोग आएंगे, धारावी का पुनर्विकास होगा, तो उनको भी एक अच्छा जीवन जीने का मौका मिलेगा, साधन मिलेगा, और वहाँ छोटे छोटे उद्योग भी बहुत है, कितनी इंडस्ट्री है, बहुत काफ़ी इंडस्ट्री है, उनको भी बढ़ावा मिलेगा, और सरकार ने प्रायोरिटी दी हुई है उसको। और यहाँ पर जो स्वच्छ महाराष्ट्र जो अभियान है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ये अभी स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान 2 अपना शुरू कर दिया है। केंद्र सरकार के पास हमारी सरकार ने 12,900 करोड़ का एक DPR भेजा था। आपको बताने में मुझे
खुशी होगी कि केंद्र सरकार ने 12,900 करोड़ का डीपीआर सैंक्शन कर दिया, पैसे भी सैंक्शन किए और ये स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान शुरू होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमें कहा था कि ये सरकार को, जब ये सरकार नहीं बन गई तभी हम लोग गए थे, बोले सरकार को कुछ भी फंड्स कम नहीं पड़ेंगे, आप ये सरकार जो है लोगों के अच्छे के लिए काम करो, ये राज्य का विकास करो, सभी वर्ग के लोगों को फायदा हो ऐसा काम करो और केंद्र सरकार पूरी तरह आपकी मदद करेगी। वैसे वो लोग मदद कर रहे हैं, कोई सैंक्शन है कुछ भी है तो फटाफट मिल जाती है। कई वहाँ सेंटर के मिनिस्टर है, वो हमेशा कहते हैं कि ये आपके कोई भी प्रोजेक्ट आए, प्रस्ताव आए तो उसे हम लोग तुरंत उसको सैंक्शन देंगे, ये अच्छी बात है। और इसलिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, केंद्रीय सभी मंत्री जी है उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ जो कि सरकार को मदद कर रहे हैं इसमें। और जो है सीमेंट कंक्रीट का तो मैंने बताया कि आप बड़े नए नए टेक्नोलॉजी आ रही है, वो थिकनेस है, कंक्रीट के रोड है, यूटीडब्ल्यूटी के रोड है, तो पीसीसी जो है पोर्टलैंड सीमेंट कंक्रीट है, मुझे इतना डिटेल में पता नहीं है, लेकिन ये नई नई जो टेक्नोलॉजी है बाहर अपने अन्य देशों में उसका भी इस्तेमाल किया जाएगा। उनको भी एक बार बुलाओ और बताओ उनके पास कैसे रोड होते हैं और कितने उसका क्वालिटी होता है और लाइफ भी उनका बड़ा होता है। इसलिए हम लोग अभी 1000 किलोमीटर से अधिक मुंबई, ठाणे, पुणे और नागपुर शहर में जो है ये कंक्रीट के रोड कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा था मुंबई में ही अभी 1000 से ज़्यादा हो जाएंगे। और इसके क्या है, पहले तो पैसे ज़्यादा लगते हैं शुरुआत में, लेकिन 20-25 साल बिल्कुल उसको टेंशन ही नहीं रहता है, खराब नहीं होता है रोड वो। ये इसलिए जैसे जिस शहर के, जिस राज्य के रोड अच्छे होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन अच्छा होता है, उसे उसका प्रोग्रेस भी अच्छा होता है, प्रगति होती है, विकास होता है, सब कुछ होता है। क्योंकि ये मुझे याद है, मैं हमेशा कभी कभी कहता हूँ, जैसे अमेरिका जो है उसके पूर्व राष्ट्रपति जो जॉन एफ कैनेडी, उनका एक कोट था, अमेरिकन रोड्स आर गुड नॉट बिकॉज अमेरिका इज रिच बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। मतलब रोड अच्छे है तो उसका रिचनेस है, उसकी श्रीमंती जो है रोड के ऊपर पहचानी जाती है। ये ऐसे ही काम करना है, इसीलिए हम लोग ने नागपुर मुंबई समृद्धि हाईवे किया। पुणे मुंबई आपको मालूम है, पहले पुणे मुंबई रोड क्या था, कोई बोलते कोई जाता ही नहीं उसमें, गाड़ी ही नहीं दिख रही थी क्योंकि एक रोड था। लेकिन उस वक्त हमारे हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी ने कहा कि 8 घंटा 10 घंटा पुणे में लगता है जाने को, घाट जाम हो गया तो खत्म। तो ये गडकरी साहब उस वक्त मंत्री थे, जो एमएसआरडीसी मिनिस्टर थे, जो मेरे पास भी एमएसआरडीसी जब है तो नागपुर मुंबई देवेंद्र जी और हम लोगों ने मिलके किया है। अभी उसका भी उद्घाटन हो जाएगा जल्दी। तो पुणे मुंबई जो है अभी 2.5 घंटे में हम लोग पहुँचते आते जाते, डेली अप डाउन करते लोग। वहाँ सर्विस इंडस्ट्री बढ़ गई, आईटी इंडस्ट्री बढ़ गई, रियल इस्टेट बढ़ गई, सब कुछ बढ़ गया ना। वहाँ रियल इस्टेट को बूम बूस्ट मिला है। ये क्यों हो गया, 2-2.5 घंटे में पहुँचते करके 8 घंटे बोले अरे जाने दो, क्यों जाने का वहाँ पर, ऐसा होता है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि हम लोग मुंबई गोवा जाते हैं। अभी तो आप लोग तो रोड से नहीं जाते होंगे, आप तो डायरेक्ट फ्लाइट से जाते हैं ना। रोड से जाते हैं उसको बहुत तकलीफ होती है, खड्डे खड्डे खड्डे। तो वो नेशनल हाईवे के पास रोड है, लेकिन अभी गडकरी साहब उसको बना रहे हैं क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर जो है वो बराबर नहीं मिला तो उस काम का प्रॉब्लम होता है। तो अभी वो भी रोड बनेगा। लेकिन एमएसआरडीसी एक मुंबई सिंधुदुर्ग मतलब मुंबई गोवा एक कोस्टल हाईवे जो है वो सिंगल है, उसको 2 लेन का करेगी। मतलब टूरिज्म बढ़ेगा। जो बीचेस है, इतने अच्छे बीचेस है अपने महाराष्ट्र में, कोकण में, तो वहाँ टूरिज्म डेवलप करने के लिए बहुत पोटेंशियल है, स्कोप है, और उसे भी हम लोग कर रहे हैं। और डायरेक्ट मुंबई सिंधुदुर्ग मतलब गोवा ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल रोड जैसे नागपुर मुंबई और मुंबई पुणे के जैसे हम लोग कर रहे हैं। तो इससे काफ़ी फायदा हो जाएगा, लोग काफ़ी कम समय में पहुंच जाएंगे, समय बचेगा, फ्यूल बचेगा, पोल्यूशन कम होगा। तो ये सब ध्यान देखते हुए ये पूरे महाराष्ट्र में 5000 किलोमीटर के हम लोग एक्सेस कंट्रोल रोड बना रहे हैं, 5000 किलोमीटर के। तो इससे
सभी लोगों को फायदा होगा। तो कहीं से भी कई लोग जा सकते हैं वहाँ। अभी जैसे नागपुर मुंबई की बात है, लेकिन मुंबई नागपुर जो है इसके वजह से एक गेम चेंजर प्रोजेक्ट है। वो वहाँ इंडस्ट्री जाएगी। जो नागपुर में लास्ट में जाएगा उसको ज़्यादा फैसिलिटी देंगे हम लोग, क्योंकि वहाँ अभी कोई इंडस्ट्री जाती नहीं, लेकिन ये रोड के वजह से जाएंगे। इसलिए ट्रांसपोर्टेशन अच्छा होना चाहिए, रोड अच्छे होने चाहिए, इसके ऊपर भी सरकार फोकस कर रही है। ये पोल्यूशन की बात है, स्वच्छता है, ये जो चैलेंजेस है अपने सामने, ट्रैफिक की जाम की समस्या है, इसे भी हमको कम करना है। उसके ऊपर भी काम कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा 2-4 प्रोजेक्ट का भी मैंने पहले नाम लिया है। और जो ट्रैफिक कंजेशन है उसको डीकंजेस्ट करने के लिए भी हम लोग, सरकार उसको प्रायोरिटी दे रही है। मुंबई में भी कई लोग हैं, MMRD है, MSRDC है, म्हाडा है, मुंबई महापालिका है। तो इसलिए मुंबई क्या है, काम चालू है सब अभी। इसलिए श्रीनिवासन को हम बोला है कि काम करते वक्त लोगों को परेशानी न हो, इसका ध्यान अपने को रखना है। और आपको ही नहीं, खाली बाकी सब लोगों को अपन बोलते रहते हैं, क्योंकि क्या है, कोई भी क्या किसका भी काम हो वो बोलेगा सरकार के ऊपर जिम्मेदारी थोप देते। तो सरकार की जिम्मेदारी है। तो आप सब लोगों को यही मेरा कहना रहता है कि अपने को लोगों को जो है सहूलियत देने के लिए थोड़ा अपने काम में बदलाव लाने की आवश्यकता है। जैसे कई अन्य देश है जहाँ उनका काम करने का तरीका जो है, हमारा तरीका जो आज मुंबई में इतने बड़े प्रोजेक्ट चालू है, शुरू है, ये बहुत बड़ी बात है। आज ये अगर कंप्लीट होने के बाद इतना फायदा हो जाएगा लोगों। खाली मैं टेक्नोलॉजी का बात कर रहा हूँ, जहाँ एडवांस टेक्नोलॉजी है। नहीं तो बाहर के देश में अच्छा काम चल रहा है, हमारे देश में अच्छा नहीं चल रहा है, ऐसा नहीं है। अपने यहाँ मुंबई में इतना फास्ट काम हम लोग कर रहे हैं। ये भी हमारे अधिकारी भी काम करते हैं। श्रीनिवासन एक बार मैंने फोन किया तो 7:30 बजे साइड पे थे, बराबर ना। तो काम करने वाले लोग हैं, अधिकारी जो है काम करने वाले हैं, और सभी लोग हैं एक टीम बनकर काम कर रहे हैं। और मेरे ख्याल से आपके जो विषय थे आज के, लगभग मैंने सब विषय को पूरे ले लिए ना। तो मुंबई महानगर जो है ये एक चैलेंज है, अपने को निश्चित रूप से चैलेंज है, और उसे हमको सबको मिलकर स्वीकारना है। क्योंकि 2052 तक इसकी जो पॉपुलेशन है ये 45 मिलियन तक पहुंच सकती है। तो ये भी बड़ा आंकड़ा है। इसमें स्लम में 60% लोग स्लम में रहते हैं, 15% लोग इसमें, अभी 60% बोले तो बड़ा आंकड़ा है। और 60 लाख लोग जो है ये स्लम में रहने का ये आंकड़ा है। जैसे धारावी का मैंने कहा मेरे पास 8-9 लाख है, बराबर होगा वो आंकड़ा। तो ये और 1 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है पूरा धारावी, बराबर है। ये बड़ा ये है। और हमें एक ही है स्लम फ्री सिटी, स्लम फ्री मुंबई। जैसे थाना, कल्याण डोंबिवली, पूरा MMR जो है, MMR में स्लम फ्री सिटी करने के लिए रीडेवलपमेंट जो बिल्डिंग है जो रुके पड़े हैं, सरकार, मैंने जैसे कहा कि इसमें जो भी दिक्कतें हैं, जैसे कुछ वहाँ पर कई नियम तो मैंने यूडी मिनिस्टर के हैसियत से बदल दिए हैं। और हमारा यही कहना रहता है कि जो रुका पड़ा है काम, उसे आगे बढ़ाने के लिए जो भी नियम में जो बदलाव करना है, प्रावधान करना है, निश्चित रूप से अमेंडमेंट करने की आवश्यकता है। और वो जरूर करेंगे हम लोग। और इसलिए ये जो नगर पालिका है, महानगर पालिका है, इसे भी हमें मजबूत करने की आवश्यकता है। इसलिए हम लोग स्टेट लेवल पे भी डिसीजन लिया है। हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी, बाकी जो ऑफिसर्स है, उनको कहा है कि जो भी प्रोजेक्ट वहाँ करते हैं कारपोरेशन लेवल पे, उनको किसी बात की वहाँ दिक्कत नहीं आनी चाहिए। सेंट्रलाइज उनको सपोर्टिव सिस्टम भी करने का निर्णय भी हम लोगों ने लिया है। तो ये सरकार के माध्यम से एक पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव स्टेप उठाया है हम लोगों ने। और इसलिए आप सभी लोगों का इसमें योगदान आवश्यक है। और सभी लोगों को एक मुंबई से बहुत बड़ी अटैचमेंट है, एक लगाव है। ये मुंबई हमारी है, ये मुंबई सबको संभालती है। और इसलिए मुंबई का विकास जो है, बाकी तो छोड़ो, सब बड़ा बड़ा नाम
मुंबई के बीच में कोई शंघाई वंघाई कोई बोल रहे थे, लेकिन अपने को मुंबई को स्वच्छ और सुंदर बनाना है और इसमें सरकार पूरी तरह से आपको सपोर्ट करेगी, कारपोरेशन को सपोर्ट करेगी और इसमें सभी लोगों ने अपना हाथ बढ़ाने की आवश्यकता है। जैसे कंक्रीट रोड हो गया, ब्यूटिफिकेशन का काम शुरू हो जाएगा अभी मुंबई में। अभी आप थोड़ा थोड़ा देख लोगे, हम मैं जैसे कहा है सरकार बदल गई है, मुंबई भी बदलेगी, जरूर मुंबई भी बदलेगी और लोगों की जो अपेक्षा है जैसे देखना चाहते हैं, जैसे मैंने कहा पिछले परसों के दिन, जैसे बिल्डर लोग जो डेवलपर है बिल्डिंग बना, जैसे साउथ मुंबई में कैसे आइकॉनिक ब्रिटिश जमाने में जैसे बिल्डिंग, उसके क्या डिजाइन, एलिवेशन, फसाड कैसे है, और तो बोले उसके बाजू में बिल्डिंग बनाते सीधा एकदम बड़ा एक खोखा बन जाता है, मैच बॉक्स का एक कांच का एक ये बराबर ना। तो उसमें एक तो बिल्डिंग हर डेवलपर ने आइकॉनिक बनाने की आवश्यकता है। उसमें क्या चाहिए आपको बताओ, इंसेंटिव देना है, क्या देना है, सरकार दे देगी बिल्कुल, थोड़ा पैसा ज्यादा खर्चा हो गया लेकिन वो सरकार मदद करेगी। लेकिन ये जो पॉलिसी है लाने की, जैसे मुंबई में बीच में एक क्राउन पॉलिसी आई थी, उसमें अच्छे लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, तो जो तकलीफ है उसको दूर करने का काम सरकार जरूर करेगी। और फिर एक बार कंस्ट्रक्शन ये अपना टाइम्स जो है आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। दिन भर के सेशंस में जितने भी आपके सुझाव है, सरकार इस कॉन्फ्रेंस जो हुई है इसका कॉग्निजेंस सरकार ने लिया हुआ है और निश्चित रूप से उसमें सरकार आपको इस कार्य के लिए आपका अभिनंदन करती है, आपको धन्यवाद भी देती है। आगे भी ऐसा ही काम शुरू रखो, ये शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।